महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी। नमस्कार, P3 भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अभी थोड़े दिन पहले महाराष्ट्र में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक व्यापारी को पीटते हुए दिखाया गया, जिसमें उनको पीटने का कारण बताया गया कि आपको महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी। जबकि वो व्यापारी जैन समुदाय को बिलोंग करता था और वो महाराष्ट्र में अपना व्यापार कर रहा है। ऐसे ही कई देश के विभिन्न प्रदेशों से लोग आए हुए महाराष्ट्र में व्यापार करते हैं, लेकिन अक्सर ये मुद्दा महाराष्ट्र में अक्सर मराठी भाषा के नाम पर मुद्दा उठाया जाता है और उस मुद्दे को तूल देकर एक राजनीतिक परिदृश्य फिर से बनाया जाता है महाराष्ट्र में। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में अभी BMC के चुनाव आ रहे हैं और उन चुनावों को मद्देनज़र ये भाषा का मुद्दा उठाया गया है। हालांकि ये बात महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई थी कि शिक्षा के क्षेत्र में 3 भाषाओं में एक भाषा कंपलसरी हिंदी बोलनी होगी 5वीं क्लास के बच्चे को। उस पर भी ये अभी चर्चा चल रही थी, क्योंकि ये सरकार का विषय था तो यदि किसी को ऐतराज़ है तो वो न्यायालय में जा सकता था, लेकिन उन्होंने इसको सड़कों पर मुद्दा बनाया है। और ये सड़कों पर मुद्दा बनाना अक्सर महाराष्ट्र की राजनीति में हमें अक्सर देखने को मिला है। आइए चर्चा करते हैं कि इस तरह के मुद्दे महाराष्ट्र में उठने के बाद इस पर पूरे देश में क्या प्रभाव पड़ेगा और इस प्रभावों से क्या हमारे देश की अखंडता और एक दूसरे का जो भाईचारा है वो किस स्टेज पर आकर खड़ा होगा। ये सोचने वाली बात है और इसमें बड़े ताज्जुब की बात है कि जब इस तरह की भाषा उठाई जाती है तो हमारी न्यायपालिका भी मूक बनी रहती है, जबकि उनको सुओ मोटो संज्ञान लेने की पावर है। वो कई बार ऐसे ऐसे मुद्दों पर तो संज्ञान ले लेते हैं, लेकिन एक ऐसा मुद्दा जिस पर देश की अखंडता और जिसमें न्यायपालिका की जिम्मेदारी भी बहुत बनती है, न्यायपालिका अगर उस पर आगे बढ़कर आए तो ये इस तरह के मुद्दे गौड़ हो सकते हैं। लेकिन न्यायपालिका भी शांति से इस मुद्दे को देखती रहती है कि जब न्यायपालिका में ये मुद्दा आएगा कानूनन रूप में तब इसको देखा जाएगा। मेरे साथ मौजूद वरिष्ठ पत्रकार सक्सेना साहब हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस मुद्दे से देश की अखंडता और कौन सा ऐसा संविधान का वायलेशन हो रहा है, संविधान के आर्टिकल्स का, जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय और सरकार और सारी राजनीतिक दल चुप हैं। सक्सेना साहब, आपने देखा कि एक मुद्दा उठाया गया, एक व्यापारी को मारा गया, ये छोटा सा मामला है, जबकि ये 20 वर्षों से आप और हम देख रहे हैं कि कभी कभी बीच में ये मुद्दा बहुत तूल दे जाता है कि जिस महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी भाषा बोलनी पड़ेगी, और वरना तो ऐसा लगता है कि दूसरे प्रदेश के लोगों को दोयम दर्जे का माना जाता है। तो आपको क्या लगता है कि इस भाषा से क्या ये महाराष्ट्र का इतना बड़ा मराठी कोई अस्मिता का मामला है जिस पर ये लोग इस तरह से बढ़ चढ़कर बात करते हैं? देखिए, जो लोग ये बात कर रहे हैं ना तो उन्हें संविधान की के प्रति कोई प्रतिबद्धता है, मुझे जहाँ तक लगता है, और ना ही उन्हें अपनी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में मालूम। जी, यूपी, खास करके बिहार का तो मैं नहीं बोलूँगा, पर यूपी के मामले में ज़रूर कहता हूँ उन्हें तो यूपी के प्रति श्रद्धानत होना चाहिए। इसके लिए इसका मुख्य कारण ये है कि शिवाजी से जुड़ा हुआ इतिहास पूरा यूपी का है। जी, शिवाजी का सुरक्षित एस्केप जो दिया गया वो यूपी के लोगों ने दिया है, सुरक्षित दिया और दुश्मन के हाथ से सुरक्षित निकाला। और आज भी यूपी के मिनिस्टर्स वगैरह शिवाजी से जुड़े हुए ट्रेसेस ढूंढने में यूपी के लगे हुए हैं। इसमें सहयोग करना चाहिए। आगरा में भी अभी शिवाजी, आगरा में मैं वही कह रहा हूँ, मैं आगरा का नाम इसलिए नहीं किया, लोकलाइज करेंगे। योगेंद्र उपाध्याय जी हमारे मिनिस्टर हैं, वो लगे हुए हैं, और भी कई लोग लगे हुए हैं कि यहाँ पे शिवाजी की ट्रेसेस मिलें और यहाँ पे कुछ ऐसा हो कि जिससे कि एकता हो, मतलब राष्ट्रीय गौरव की बात की। दूसरी चीज, इन्हें हिस्ट्री ध्यान रखना चाहिए। जब पेशवाओं का अंत हुआ और उन्हें पूना से निर्वासित किया गया, उन्हें 3 ऑप्शन दिए गए थे कि बनारस जाइए या कलकत्ता जाइए या कहीं अन्य जगह। एक ऑप्शन था ब्रह्मव्रत, कानपुर। तब कानपुर से ज़्यादा बिठूर ज़्यादा पॉपुलर था, तो उन्होंने बिठूर ऑप्शन को चुना। जी, बिठूर बिना ज़मीन के ये लोग आए थे। आज ये पूछते हैं ना आपका क्या है क्या नहीं है, बिठूर बिना ज़मीन के आए थे, क्योंकि इनको रेस्पेक्ट देनी थी, इसलिए इन्हें जागीर क्रिएट करके दी गई। जी, हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर मेंशन है। तो आज इन सब चीज़ों को आप नज़रअंदाज कर देंगे
और जहाँ हम और आप बैठे हुए हैं बात कर रहे हैं जी, यहाँ एक महाराष्ट्र मंडल, होटल नहीं, आगरा एक में अलग महाराष्ट्र धर्मशाला, मंडल नाम की हाँ धर्मशाला धर्मशाला है। मेरा संयोग से जब बसंत साठे जी हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, उनसे बातचीत कर रहा था, तो अचानक जब इस जगह की बात चली तो वो आए और रेलवे लाइन के दूसरी तरफ खड़े हुए सिक्योरिटी रीजन से आपत्ति भी की, पर वो पैदल पैदल बड़े आस्था से आए, उस जगह गए, उन्होंने शीश नवाया और फिर मेरे को भी मालूम पड़ा, हम ना रहे तो जाना पहचाना जगह था, पर उसका हम इतना महत्व तो नहीं जानते थे जी, तो बहुत संबंध रहे। अब यहाँ के एक पॉपुलर डॉक्टर थे कुंठे साहब, इन्होंने महाराष्ट्र सरकार ने फ्रीडम फाइटर वाला महाराष्ट्र का होने के नाते अलग से सम्मान दिया। वो आगरा के फ्रीडम फाइटर थे, कभी भाषा नहीं बीच में आई, बहुत पॉपुलर डॉक्टरों में से थे। मेरे को याद आ रहा है सक्सेना साहब, झांसी की रानी जो कहीं जाती है लक्ष्मीबाई, वो मराठी थी। देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश उनके पिताजी मोरोपंत तांबे वाराणसी के थे हैं, और उनके झांसी की रानी को कभी मराठा करके नहीं देखा गया है। उनकी कविताएं जरूर की गई, देख मराठे पुल के तोते हैं, ओरिजिनल मराठा की थी हैं, पर वो बहुत रेस्पेक्ट दी गई उत्तर प्रदेश में जितना। और बनारसी दास जो बनारसी दास जी ने जो लिखा वो आज पॉपुलर है, उनका मुकदमा भी लड़ा गया और बहुत पॉपुलर उनकी बैकग्राउंड है। सिंधियास कोई ले लीजिए, मराठा है, उन्हें मराठा और हिंदी को भी, ये जितना सिंधिया एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ इतना सक्सेसफुल रहा, मेरे ख्याल से पेशवाओं में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट थी लास्ट तक जो चली, उसमें लैंग्वेज की कभी प्रॉब्लम नहीं आई। तो आपका कहना यह है सक्सेना साहब का कि महाराष्ट्र के लोग जो महाराष्ट्र में एक सीमित दायरे में रहकर ये मानना चाहते हैं कि उनकी राजनीति एक सीमित दायरे में रहे, तो ऐसे मुझे लगता है कि अगर आप सब लोग ध्यान दें तो संविधान के जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू लिव, ये दोनों का वायलेशन होता हुआ नज़र आ रहा है महाराष्ट्र में। और ऐसे वायलेशन मुखर होकर किया जाता है जिसमें ये दम दिया जाता है कि जो व्यक्ति मराठी नहीं बोलेगा। देखिए, मराठा को इज्जत देना यानी कि अगर कोई प्रदेश का आदमी आया है और वहाँ किसी मराठा संस्कृति को या मराठा अस्तित्व को वो अगर चैलेंज करता है तो एक अलग प्रश्न उठता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति जो उत्तर भारत से आया है या किसी और स्टेट से आया है, उसको ये मजबूर किया जाए कि यदि आपको रहना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी, तो एक तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू लिव का वायलेशन प्रॉपरली ओपनली हो रहा है। और इस ओपनली वायलेशन को कोई भी व्यक्ति, कोई भी दल ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि यहाँ पर संविधान की धज्जियाँ उड़ रही हैं। जिस संविधान के ये लोग हमेशा संविधान की गाथा गाते हैं और हाथ में किताब लेकर चलते हैं, कांग्रेस के लोग भी और अन्य दल भी। और इस समय मैं किसी भी दल का नाम लूँगा, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो अन्य दल हो, वो सब इस पर खामोश हैं क्योंकि इन सब के पीछे वोट के बारे में। लेकिन वोट देना, मुझे ऐसा नज़र आता है कि महाराष्ट्र के लोग अगर ये मुद्दा उठाते हैं और ये राजनीतिक दल उठाते हैं तो महाराष्ट्र की जनता को इस बात का जवाब देना चाहिए बीएमसी के इलेक्शन में कि यदि आप मराठा केवल भाषा का उद्देश्य से हमसे वोट लेना चाहेंगे तो वो सक्सेस नहीं होंगे। तो ये महाराष्ट्र की जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो राजनीतिक दल इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं इस मराठी बात का, उससे महाराष्ट्र के लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। मैं आप सबका ध्यान एक तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में हिंदी फिल्में सबसे ज़्यादा बनती हैं और महाराष्ट्र में जितना बिजनेस है, और विशेषकर ठाकरे परिवार ने तो सिनेमा के क्षेत्र में कदम रख रखा है और वो हिंदी भाषी फिल्मों के निर्माण में शामिल हैं, तो क्या उनको लगता है कि अगर वो ठाकरे परिवार इस मराठी भाषा का अनुसरण करने के नाम पर क्या वो हिंदी फिल्में वहाँ पर बंद कर सकते हैं? और मैं समझता हूँ कि ये आने वाले समय की सुगबुगाहट है। यदि उत्तर भारत के लोगों पर इसी तरह से हमले होते रहे और हिंदी भाषा के लोगों को या अन्य भाषा के लोगों को वहाँ पर प्रताड़ित करना जारी रहा और न्यायपालिका ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया और कार्यपालिका ने हस्तक्षेप नहीं किया, तो आने वाली स्थिति में महाराष्ट्र में जो बिजनेस स्टेट कहलाता है, बिजनेस कैपिटल कहलाता है,
आने वाले समय में महाराष्ट्र बिजनेस कैपिटल का दर्जा खोने की स्थिति में आ सकता है, क्योंकि वहाँ महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ा बिजनेस है वो बॉलीवुड का बिजनेस है, और उत्तर प्रदेश इस बात के लिए इस बात पे तैयारी कर रहा है कि फिल्म सिटी बनाई जाए, और उत्तर भारत के लोग और गुजरात के लोग भी अपनी फिल्म सिटी की तरफ देखेंगे, और ऐसे ही हर प्रदेश अपनी भाषा में फिल्म बनाने के माध्यम से, और हिंदी सबके जगह कॉमन होगी। और महाराष्ट्र ने यदि हिंदी भाषा को इतना ही तिरस्कारित किया तो निश्चित रूप से इतने ही तिरस्कृत हुई हिंदी भाषा, तो हिंदी के बहुत सारे बिजनेस, हिंदी भाषी पट्टी के लोगों के बहुत सारे बिजनेस और बहुत सारी इंडस्ट्री महाराष्ट्र से शिफ्ट हो जाएगी, और ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र को अपनी बिजनेस कैपिटल का जो दर्जा मिला हुआ है उसको खोने की नौबत आ सकती है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस को इस बात को गौर से देखना चाहिए कि वो जिस मुद्दे को उठाकर महाराष्ट्र की जनता से वोट लेना चाहते हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि महाराष्ट्र में अन्य प्रदेशों के कितने प्रवासी लोग हैं जो उनके वोटों को प्रभावित कर सकते हैं। अगर वो प्रभावित हुए तब भी आप बीएमसी या महाराष्ट्र की सरकार में नहीं रह पाएंगे। तो ऐसा मेरा मानना है कि सरकार बनाने के नाम पर एक ऐसे मुद्दे उठाना, ऐसा लगता है कि वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ पर कोई भी देश हित में या प्रदेश हित में कोई भी डेवलपमेंट वाली बात पर कोई मुद्दा नहीं बचा है, और वो अपनी राजनीति को स्थापित करने के लिए या नए सिरे से राजनीति करने के लिए जो ऐसे राजनीतिक दल महाराष्ट्र में जो है क्षितिज में नहीं चमक पा रहे हैं और गर्त में चले गए हैं, वो इन मुद्दों को उठाकर फिर से चमकना चाहते हैं। लेकिन अब समय बदल चुका है और लोग चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। उत्तर भारत के लोग चैलेंज एक्सेप्ट करके वहाँ से अपना बिजनेस समेट सकते हैं, और महाराष्ट्र की कैपिटल बिल्कुल माइनस में आना शुरू हो सकती है। ऐसा मेरा मानना है कि उसका जो उद्गम है वो उसका स्रोत टूटने वाला है, उसके आर्थिक स्रोत टूटने वाले हैं। अगर जनता महाराष्ट्र की इसका आलोचना नहीं करेगी राजनीतिक दलों की, तो उसमें आने वाले समय पर, अभी आपने सुना कि हम सारे देश के लोग मराठियों को किस तरह का सम्मान देते हैं, विशेषकर उत्तर प्रदेश जिसमें उत्तर प्रदेश की भाषा हिंदी मुख्य भाषा है, और उस भाषा के लोगों को यदि प्रताड़ित किया जाएगा और उत्तर भारत के लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा तो महाराष्ट्र के लोगों का सम्मान बरकरार रहेगा। ऐसा मेरे को आशंका है कि आने वाले समय पे महाराष्ट्र भी ऐसी स्थिति में आ सकता है जिस तरह से आजकल बंगाल है और जिस तरह से आजकल पंजाब है। पंजाब में कभी देश में इज्जत से लिया जाता था पंजाब के लोगों के नाम, और आज पंजाब के लोगों का नाम किस तरह से लिया जाता है और पश्चिम बंगाल के लोगों का किस तरह से नाम लिया जा रहा है। तो आने वाले समय पे महाराष्ट्र के लोगों की भी यही स्थिति बनती नज़र आती है। मुझे न्यायपालिका से उम्मीद है कि वो समय रहते अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इन बातों को रोकने का प्रयास करें, क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोग और विपक्ष के बैठे हुए लोग इस मुद्दे पर खामोश रहेंगे। एक ही संस्था है संविधान की, वो है न्यायपालिका। अगर वो सुओ मोटो नहीं करती है कुछ, तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र की इस राजनीति का पूरे देश में असर आएगा। धन्यवाद।